तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, स्टेट बोर्ड का है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैचिंग द पेयर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा पैटर्न चेंज है। यहाँ पर 2 कॉलम के बजाय 3 कॉलम उन्होंने दिए। क्वेश्चन है मैच द फर्स्ट कॉलम विथ अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स एंड रीमेक द टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री सेकंड और थर्ड कॉलम को मैच करती है। जो आपको देखना है, फर्स्ट कॉलम में एक्सीलरेशन के टाइप दिए हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, इस पर हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती जा रही है तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी सेकंड वाला कॉलम बी में सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिए नीचे, द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस पॉजिटिव, यानी उसका एग्जांपल है व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, यानी कुछ देर के बाद में वेलोसिटी उसकी स्टॉप हो गया यानी रुक गई। ठीक है, तो तीसरे कॉलम में का थर्ड ऑप्शन है, सेकंड है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखिए क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होती है तो थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा ये। ठीक है, और उसका एग्जांपल कौन सा रहेगा तो देख लीजिए, अ कार इनिशियली एट रेस्ट, कार शुरुआत में जगह पर है, रीचेज एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। पहले रेस्ट में थी कार और बाद में क्या हो गया, फिर 50 किलोमीटर पर आवर से वो गई आगे और 10 सेकंड में वो पहुंच गया, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई। लास्ट है जीरो एक्सेलरेशन, यानी आपको पता होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर आगे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, तो वो होगा जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन किससे कहते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में हमारा मैचिंग में देखिए जीरो एक्सेलरेशन है, और थर्ड कॉलम के, अ व्हीकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, 25 मीटर पर सेकंड से ही निकला था और उसी 25 मीटर पर सेकंड से ही जाकर पहुंच गया है, कोई भी चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में, इसलिए जीरो एक्सीलरेशन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लैरिफाई द डिफरेंसेस, डिफरेंस दिया हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक्चुअली देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैचिंग द पेयर वाला, इसका आंसर यहाँ पर आ गया नीचे गलती से। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, और सेकंड वाला है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो मैं सीधे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का डिफरेंस आपको समझा कर बताता हूँ। अगर किसी को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, वैसे तो इजी है, फिर भी चाहिए तो कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं आपको सेपरेटली समझा कर दूंगा। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी को कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन वेरी स्मॉल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ है और यहाँ से वो इधर जा रहा है, ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड और 3 सेकंड, यानी सामने जाते वक्त टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पर उसका स्पीड है 5 मीटर, यहाँ पर उसका स्पीड है 50 मीटर, और आगे गया हो तो थर्ड सेकंड में उसका स्पीड हो गया, सॉरी यहाँ पर 10 ले लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 50। यानी जब ऑब्जेक्ट एक जगह से निकला तो फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर गया, सेकंड सेकंड में वो 10 मीटर तक गया, और थर्ड सेकंड में जब गया उसका स्पीड हो गया 50 मीटर। अब आप टाइम इंटरवल देखिए, टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम के बीच की गैप। यहाँ पर देखिए गैप है 1 सेकंड, यहाँ पर भी गैप है 1 सेकंड। ठीक है, यानी टाइम इंटरवल इक्वल है, एक एक सेकंड से ही टाइम बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस में का इंटरवल देखिए, दोनों के बीच की गैप देखिए 5 मीटर, ये दोनों के बीच की गैप देखिए 5 मीटर, यानी डिस्टेंस में का इंटरवल, गैप है नहीं, डिस्टेंस में का इंटरवल भी 5 मीटर से ही बढ़ रहा है, यानी डिस्टेंस में का इंटरवल भी इक्वल है और टाइम में का इंटरवल भी इक्वल है। तो इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल
डिस्टेंस इंटरवल से और इक्वल टाइम इंटरवल से वो आगे जा रहा है, ठीक है। 5 मीटर से ही उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, टाइम भी 1 सेकंड से बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस में का इंटरवल 5 यानी सरी का ही है। टाइम में का भी इंटरवल 1 सेकंड सरी का ही है। तो इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आ गया होगा ख्याल में। नॉन यूनिफॉर्म में देखिए क्या है कि बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फिर से 1 सेकंड, फिर से 2 सेकंड, फिर से 3 सेकंड। तो देखिए टाइम में का इंटरवल फिर से 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यानी टाइम में की गैप फिर से 1 सेकंड है। अब देखिए वो 1 सेकंड में 5 मीटर तक गया, 2 सेकंड में वो 8 मीटर तक गया, ये 8 है, 3rd सेकंड में वो 20 मीटर तक गया। तो अब डिस्टेंस में का इंटरवल यानी डिस्टेंस में की गैप कितनी है, देखिए यहाँ पर है 3 मीटर की गैप, यहाँ पर कितनी गैप है, देखिए यहाँ पर है 12 मीटर की गैप। अब मुझे यहाँ पर बताइए डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है क्या, सेम है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, यानी कम ज़्यादा हो रहा है। यानी डिस्टेंस इंटरवल इक्वल नहीं है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है, यानी 1 सेकंड से ही टाइम बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस इंटरवल देखिए इक्वल नहीं है। यहाँ पर 3 से बड़ा, यहाँ पर 12 से बड़ा, तो ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी डिस्टेंस इंटरवल इज नॉट इक्वल। यहाँ पे डिस्टेंस इंटरवल इक्वल नहीं, यहाँ पर 3 मीटर गैप थी तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए थी, यहाँ पर तो 12 आ गई। यानी डिस्टेंस में का इंटरवल का है, इट इज़ नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन में हमने अभी देखा कि उसका स्पीड कांस्टेंट था, कांस्टेंट स्पीड से वो बढ़ते जा रहा है ना, और यहाँ पर उसका स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस में का इंटरवल कम ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो स्पीड में आपको वेरिएशन दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ये एक बॉक्स है यहाँ पर दिया हुआ, ये बॉक्स आपको फिल करना है, इसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, और ये 10 क्लास में बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपको 9 क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। आपको रफ में फास्टली कैलकुलेशन करके सिर्फ ये बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करके या कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको रफ में करना है फास्टली, और यहाँ पर आंसर लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे लिखते बैठे हैं, उसको सॉल्व करते बैठे हैं, उसने कहा ही नहीं आप लोग आपको सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए कहा है क्या, नहीं, आपको कहा है कंप्लीट द टेबल, यानी रफ में फास्टली कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, जैसे हम अभी करेंगे। हाँ देखिए हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, और v इक्वल टू ये फार्मूला है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, बस यही फार्मूले का यूज़ है हमें। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं एक एक वैल्यू। फर्स्ट बॉक्स में देखिए v की वैल्यू हमें निकालनी है, ये फर्स्ट बॉक्स खाली है ना, v की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला तो दिया है ऊपर, फार्मूले में देखिए v की वैल्यू तो निकालनी है, वो वैसे ही रख देंगे। u की वैल्यू यहाँ पर दी है 2, उसके बाद में प्लस है, a की वैल्यू है 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। आए ख्याल में ये a की वैल्यू थी, ये सॉरी ये u की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर रख दी, ये a की वैल्यू थी हमने यहाँ पर रख दी, ये t की वैल्यू थी हमने यहाँ पर रख दी। कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 40। तो आंसर कितना आ गया 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40, इसके नीचे अंडरलाइन हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से फर्स्ट में कैलकुलेशन करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। सेकंड वाला भी देख लीजिए, सेकंड वाले में u निकालना है तो फार्मूला वही रहेगा। फार्मूले में देखिए हमें v की वैल्यू 20 यहाँ पर दी है, तो हमने लिख ली 20, u इक्वल टू हमें निकालना है यहाँ पर, तो u वैसे ही आएगा, प्लस a की वैल्यू हमें दी है 5, तो यहाँ पर 5 आएगी, इंटू t की वैल्यू हमें 2 है तो 2 आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू u प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10। अब 10 को हम इधर लेकर आएंगे, 10 को इधर लेने के आने के बाद में 20 माइनस 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा u 20 माइनस 10 यानी 10, तो u की वैल्यू कितनी होगी 10, तो आंसर कितना आ गया 10। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10, इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है, आंसर राइट है हमारा। तो इसी तरह से आपको सेकंड बॉक्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है। बस फार्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें u की वैल्यू है, यहाँ पर a की वैल्यू है, यहाँ पर t की वैल्यू है, ये फार्मूला यस का है, ठीक है। तो यस की भी वैल्यू इस बॉक्स में तो दी है 9।
फर्स्ट इसमें हमें क्या निकालना है, ये बॉक्स में देखिए हमें यस की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला देख लीजिए पहले क्या है, यस इक्वल टू, ठीक है, यस इक्वल टू निकालना है। यू की वैल्यू यहाँ पर दी है 5 इंटू टी की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू दी है यहाँ पर 12 इंटू टी स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर 9। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 12 कट हो गया 6 से, ठीक है। यहाँ पर 6 इंटू 9 कितना हो गया 54 प्लस यहाँ पर 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अब हमें क्या करना है 54 प्लस 15 करना है। तो 5 और 4 9 और 5 और 1 6, 69 आंसर आ गया। यहाँ लिख देंगे 69, ठीक है, आ गया आंसर। इस तरह से फास्ट में कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकंड देखिए यस की वैल्यू ऑलरेडी दी है तो यहाँ पर आ जाएगा 92 इक्वल टू यू की वैल्यू यहाँ पर दी है 7 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर दी है 4 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू निकालनी है इसलिए ए यहाँ पर आ जाएगा इंटू टी स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर 16, ठीक है। तो 2 इंटू 8 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक है। तो 28 और यहाँ पर रह गया आप 8a, ठीक है, 28 और 8a इधर है 92। तो 28 को हमने इधर ले गया, 98 में से माइनस कर दिया, ठीक है। बाद में 8 जो वैल्यू उसको डिवाइड कर लिया और ए की वैल्यू निकल गई। इतना आपको आता ही होगा 9 क्लास में, आप इतना तो आना चाहिए ना आपको, ठीक है। और लास्ट बॉक्स आप कीजिए, ठीक है। 2 मैंने आपको बता दिया है, इतना इजी कैलकुलेशन और नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको इतना तो आना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, लेकिन आना ही चाहिए, 9th लेवल पर आप हैं, ठीक। तो कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन भी कीजिए बोलते, ठीक है। एक्सप्लेन यानी एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा फर्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने क्या कहा मिनिमम डिस्टेंस का मतलब शॉर्टकट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टकट यानी डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। सेकंड है डिसेलरेशन इज कॉल्ड, डिसेलरेशन यानी निगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड इसमें निगेटिव एक्सीलरेशन। थर्ड इसका एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में इतना ही आएगा कि निगेटिव एक्सीलरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन। सी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स चेंज एट एवरी पॉइंट। उसका अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी नहीं रहती, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, ठीक है। देखिए आंसर भी नीचे है, थर्ड आंसर वेलोसिटी है। डी नंबर देखिए ड्यूरिंग कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आंसर क्या आएगा टोटल मोमेंटम। ई है वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो नीचे से पहले उसका धुआं निकलेगा ना बहुत स्पीड से, तो इधर एक्शन हो रहा है, उसका अपोजिट रिएक्शन ऊपर होता है, फिर रॉकेट ऊपर उड़ते हुए जाता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद में गिव द साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न में देखिए क्या है, साइंटिफिक रीज़न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं नेक्स्ट ईयर, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपको अभी दिया हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, क्यों, वाई। तो देखिए आंसर में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। यानी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरा है फ्री फॉल करते हुए तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस इज फोर्स ऑन गिविंग ऑब्जेक्ट इज प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म। और नियर द ऑब्जेक्ट यानी जब वो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के पास में आ रहा है वो, तो फोर्स ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा वो प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए हेंस फ्रीली फॉलिंग टू द ग्राउंड एज ऑलमोस्ट, इसलिए उसका यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन भी उसका यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए इवन दो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट देयर इफेक्ट डू नॉट गेट कैंसल। यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, जैसे एक बॉल है, आप इस पर बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, इस पर आपने एक्शन फोर्स लगाया, बॉल इधर गया, फिर बॉल वापस आ गया, इधर रिएक्शन फोर्स लग गया, तो उसने कहा कि इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है। इसका मतलब बॉल जाता है, बॉल को लगकर वापस भी आ जाता है, यानी इफेक्ट कैंसिल नहीं होता। इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड यानी इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया,
तो वापस आते वक्त भी बॉल पे 10 न्यूटन फोर्स ही लगता है, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर से जा रहा था और ये वापस आ रहा था। तो इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, मैग्नीट्यूड सही का है, 10 न्यूटन फोर्स तुमने इधर से लगाया था, वापस आते वक्त भी उस पर 10 न्यूटन ही लगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट रिएक्शन अपोजिट है, देयर इफेक्ट डू नॉट गेट कैंसल, यानी बॉल वापस आता ही है। बॉल अगर वापस नहीं आया तो इफेक्ट कैंसिल हो गया ऐसा हम कहेंगे, लेकिन इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है, वापस आता है। क्यों? तो आंसर देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन फोर्स एक्चुअली इधर से लग रहा है, कोई तो भी एक्शन फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स उधर से लग रहा है। ठीक है, जैसा वॉल लगा रही है रिएक्शन फोर्स, आप इधर से फेंक रहे हो, आपका हैंड लगा रहा है एक्शन फोर्स, तो एक्शन फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट से लग रहा है, रिएक्शन फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट से आ रहा है, इसलिए फोर्स, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडीज जो वहाँ पर आ रहे हैं एक्चुअली, इसलिए इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू स्टॉप, इट इज़ ईजियर टू स्टॉप द टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल। अगर आपके तरफ दो बॉल आ रहे हैं, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, तो टेनिस बॉल को आप इजीली स्टॉप कर सकते हो, क्रिकेट बॉल को नहीं। ऐसा क्यों? तो इजी आंसर है, क्रिकेट का जो बॉल है लेदर का होता है, भारी होता है, उसका मास ज़्यादा होता है, टेनिस के बॉल का मास कम होता है। ठीक है, इजी आंसर है। तो आंसर देखिए, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो बॉडी का, वो किस पर डिपेंड होता है? मास और वेलोसिटी पर। ठीक है, मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर, ऑब्वियसली क्रिकेट के बॉल का मास ज़्यादा होता है दैट ऑफ द टेनिस बॉल। हेंस इफ टू बॉल्स हैव द सेम वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ द क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर, इसलिए क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और ज़ोर से लगेगा भी आपके हाथ को। बाद में देखिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़ा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, क्यों? तो देखिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी अभी जीरो है, वो अभी निकला ही नहीं, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन अभी वो गया नहीं, वो रेस्ट पोजीशन पे, यानी इसका मतलब अभी उसकी वेलोसिटी जीरो है। वो थोड़ा भी सामने जाएगा तो बढ़ेगी, लेकिन अभी तो जीरो है ना, इसका मतलब अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है यानी जीरो, सेम, बदल नहीं रही है। ठीक है, दस इट इज़ डज नॉट चेंज विद द टाइम। अब टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन आप खड़े ही हो ना, टाइम निकलते जा रहा है लेकिन आप खड़ी ही हो, आपकी वेलोसिटी जीरो है तो झुरी है, यानी यूनिफॉर्म है, सेम है। जीरो है, 1 घंटे के बाद भी जीरो है, 2 घंटे के बाद भी जीरो है, सेम है यानी यूनिफॉर्म। इसलिए अगर रेस्ट पोजीशन पे हो आपको तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेंगी। यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, और यहाँ पर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसकी वेलोसिटी जीरो है, सेम ही है, चेंज ही नहीं हो रही, इसलिए वो यूनिफॉर्म हो गया। क्या ख्याल में? तो ये था हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें से एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रह चुका है, और भी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो नोट्स है आपको इस ब्लॉग पे मिलेगी, गूगल पर सर्च कीजिए science class9notes.blogspot.com, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।